नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। पर्यावरण पर्यटन मानव प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक लोगों को आकर्षित करने की इनमें अपार क्षमता है। पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए। जियो पार्कों को उन राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां अनेक भौगोलिक दायरे वाले स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाली वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं। पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं को विकास करने केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगारों के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि शिक्षित लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। खान पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियां, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे तथा मछलियां स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती है। कुछ ग्रामवासी प्रयास करने इन चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं। कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ये आने वाले पर्यटकों को अड़ोस पड़ोस की पहाड़ियों और जंगलों की सैर करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय और लोक जीवन का परिचय दे सकते हैं। स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके ये नाम कमा सकते। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं। पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है। 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है, जिसका मुख्य विषय यही था। इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पर्यावरण पर्यटन को लेकर पर्यावरण पर्यटन मनुष्य और प्रकृति एवं संस्कृति के बीच में एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है, जिससे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ये 2001 में शुरू किया और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए। फिर इन स्थलों में विशेष महत्व वाले दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि वाले विशेष अपील वाली वस्तुएं और जीव जंतु उसमें शामिल हैं। जो स्थानीय लोग के पर्यटन स्थलों हैं उनमें स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के ये नाम कमा सकते हैं और स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पादनों को प्रदर्शित करके पर्यटकों के सामने आकर्षित कर सकते हैं, जिससे उनका उत्पादन करेंगे वो, फिर उसका प्रदर्शन करेंगे और ये पर्यटक जो आएंगे वह प्रदर्शन को देखकर उनकी जो बनाई हुई कारीगरी में से जो साधन है उनसे वह आकर्षित हो सकते हैं। इन कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों को, यानी कि जो पहरवास होता है, उसको पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं, जिससे कि जो पर्यटक आते हैं वो हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ खान पान और संस्कृति को समझ सकें और उन्हें भी ये देखने का मौका मिले। पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है एक। और 27 दिसंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय यही था कि इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है। यानी कि दूर देश विदेश से जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे हमारे देश में, तो वो हमारे देश में जो भी कारीगर हैं वह अपनी जो भी कला है वह उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और वो देखेंगे। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो माल खरीदेंगे, यहाँ की खान पान है वो उन्हें अच्छा लगेगा तो वो यहाँ पे आएंगे, कुछ सीखेंगे, फिर वह दूसरे देश में जाकर वह बेचेंगे। तो इससे हमारे देश से जो भी खरीदी होगी तो हमारे देश में
ये फ़ायदा हो सकता है कि पर्यटन आएंगे और ये पर्यटन हमारे देश की सांस्कृतिक और वेशभूषा खान पान से आकर्षित होकर यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आ सकते हैं, या फिर यहाँ से हमारे जो कारीगर हैं वो अपना माल दूसरे देश में भी उनके जरिए बेच सकते हैं। तो इस तरह व्यापार है वह भी विकासशील होगा। हालांकि पर्यटकों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रोम में सन 1963 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलन में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। अधिक कमाई के चलते पर्यटन क्षेत्र एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और इसमें स्थानीय पर्यावरण में भी सुधार लाने तथा परिवहन, फिर होटल, खानपान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सेवाओं और माला की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति निहित है। पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है और पर्यटकों तथा उनके मेजबानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है। पर्यटन सेवा क्षेत्र का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं निहित हैं। पर्यटन रोजगार एवं वैश्विक संबंधों की आधारशिला है। पर्यटन है वह रोजगार और जो हमारे देश विदेश के संबंध है उसकी वह आधारशिला है। पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा स्थान है। इन विविधताओं में आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है तथा नए चिन्ह पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं को विकास करना केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र सामने आ रही है। प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास की और आर्थिक संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। जम्मू मंडल के सबसे रमणीक और खूबसूरत पर्यटन स्थल पटनी टॉप में आने वाली की भीड़ देख यह आभास अवश्य होता है कि आखिर कुछ ऐसा तो है इसमें जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित कर पाने की शक्ति यह रखता है। हो भी क्यों ना, सब कुछ तो है इस स्थल में जिसे पाने के लिए पर्यटक कश्मीर से जाते हैं और कश्मीर में जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सीमावर्ती राज्य जो है, जो जम्मू कश्मीर के जम्मू मंडल के और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर है, जहां लंबे लंबे चीड़ और देवदार के पेड़ हर उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो प्रकृति प्रेमी हो। इसके अतिरिक्त साल भर इसकी खूबसूरत ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ की पर्यटकों को अपनी ओर खींचे लेने की शक्ति रखती है। मंदिरों की नगरी जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए जम्मू से आम यात्री बस और टैक्सी का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि अब तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से भी यात्री बसें मिल जाती हैं, जो आने वालों को पटनी टॉप तक घुमाकर लाती है। जम्मू से पटनी टॉप की यात्रा 3.5 घंटों की है, मगर इसे अपनी इच्छानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उधमपुर जिले में आने वाले इस पर्यटन स्थल को और खूबसूरत बनाने तथा अधिक से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पटनी टॉप विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, जो सिर्फ पटनी टॉप का ही नहीं बल्कि इसके आसपास पड़ने वाले और भी रमणीय तथा धार्मिक स्थलों सुद्र महादेव, मानतलाई, चिनैनी, सीनासर आदि का विकास करने में भी लगी हुई है। क्योंकि अवसर ऐसा होता है कि आने वाले पर्यटकों में से अधिकतर जिन्होंने बर्फ़ कई बार देखी हो, बर्फ़ को देखकर उकता जाते हैं, तो उनके मन को बहलाने के लिए आसपास के पर्यटन स्थलों को भी अब विकसित कर लिया गया है। हालांकि पटनी टॉप में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ आने वाले ही वर्ष भर ही आते हैं। सर्दियों में कई फुट जमी और गिरने वाली बर्फ़ का आनंद उठाने के लिए भी लोगों का तांता लगता रहता है। सर्दियों में आने वाले तो स्कीइंग का आनंद भी उठाते हैं, जिन्हें एक सप्ताह में स्कीइंग सीखने का प्रबंध भी अब जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग तथा
जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम की ओर से किया गया है। नाममात्र के खर्चे पर राज्य में कश्मीर के पहलगांव के क्षेत्र में उपरांत पटनीटॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में याति प्राप्त करवाने में पर्यटन विभाग में जम्मू विंग का अच्छा खासा सहयोग रहा है। विभाग की मेहनत ही है कि आज पटनीटॉप में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करने वालों की भीड़ भी लगी रहती है। हालांकि स्कीइंग के लिए तो पटनीटॉप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी छोटी और बड़ी स्लोपी का प्रयोग किया जा रहा है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए पटनीटॉप के साथ लगते नट्टाटॉप और सनासर क्षेत्र का, जो आप भी खूबसूरती की एक मिसाल है। पर्यटन विभाग की ओर से अन्य स्लोपी की तलाश तथा उनका विकास किया जा रहा है, ताकि स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग करने के लिए आने वाली की भीड़ से निपटा जा सके। जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, तो वो फिर स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करने के लिए जो आने वाले लोगों की भीड़ है उससे निपटने के लिए कुछ और भी आकर्षित वहाँ पे प्रदर्शन होते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग के साल में 3 से 4 फॉर्म करवाए जा रहे हैं। बहुत भीड़ हो जाती है तो उसके लिए ये भी एक सुविधा रखी है कि उसके 3 से 4 कोर्स करवाए जा रहे हैं। एक साल में 3 से 4 कोर्स करवाए जा रहे हैं, और वह भी नाममात्र खर्चे पर, यानी कि बहुत कम खर्चे पर। लेकिन इतना अवश्य है कि स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी, तो पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी कि अब अक्टूबर मंथ तक हमको राह देखनी होती है, क्योंकि इसी समय के दौरान अधिक आनंदित हुआ जा सकता है। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के साथ ट्रैकिंग तथा रॉक क्लाइंबिंग करने की इच्छा रखने वाले भी पटनीटॉप में अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जिनके लिए भी सप्ताह भर के कई कोर्स करवाए जाते हैं। पिछले कई सालों से इस पर्यटन स्थल के विकास के जुटे जम्मू पर्यटन विभाग की ओर से आसपास के क्षेत्रों में कई स्कूलों की छात्राओं और अन्य बेरोजगारों का इन सभी रोमांचक खेलों का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग की योजना के अनुसार इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और वे आने वाले पर्यटकों इन पटनीटॉप में आकर पर्यटक अपने आप को कश्मीर में पाते हैं, क्योंकि पटनीटॉप की समुद्र तल से ऊंचाई है वह श्रीनगर से भी अधिक है, और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के बीच पटनीटॉप की ही एक ऐसा स्थान है तो सबसे ऊंचा है। और सुबह सवेरे पड़ने वाली जो धुंध व कोहरे के बीच सुबह की सैर का अपना ही आनंद होता है। लेकिन इतना अवश्य नहीं है कि आने वालों को अपने साथ गर्म कपड़ों का इंतजाम करके आना चाहिए, वे गर्मियों में ही क्यों ना आए। पटनीटॉप में दिन का प्रत्येक पहर अपने आप में ही मनोहरी छटा से लिपटा होता है, जिसका आनंद लोग अपने अपने तरीके से उठाते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए वैसे कई प्राइवेट होटल है और सरकारी व्यवस्था भी है। राज्य पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के कई बंगले, हटे वगैरह, झोपड़ी हटे यानी कि झोपड़ी आदि हैं, जहाँ पर्यटक रात गुजार सकते हैं। हालांकि अधिकतर पर्यटक दिन भर सैर सपाटा करने के उपरांत वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर आने वालों की भीड़ कितनी ही है यह इसी से स्पष्ट है कि गत वर्ष दिन में जाकर शाम को वापस लौटने वालों का आंकड़ा 6 लाख को भी पार कर गया है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्वदेशी पर्यटक ही पटनी में आते हैं, बल्कि विदेशी भी लोग इसकी सूरज पहाड़ियों और मनोहरी छटा का आनंद उठाने के लिए आ रहे हैं। नागालैंड पर्यटन प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है, जिसमें डेस्टिनेशन, आकर्षण, हॉस्टल, फोटो नक्शा ये सब शामिल है। खूबसूरत वादियों के बीच भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य है, जिसका नाम है नागालैंड। यह भूमि है विनम्र लोगों की, किसानों की, प्राकृतिक सौंदर्य की, रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति की। यहाँ की वन्य जीवन तथा समुद्र, वनस्पति और मनमोहक प्रकृति आपको मोहित करने के लिए पर्याप्त है। यह सब और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इस छोटे से प्रदेश में जो नागालैंड कहलाता है। अगर आपको सुंदरता से प्यार है तो यह रहस्य भूमि आपको चकित करने में पूरी तरह सक्षम है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नागालैंड पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो नागालैंड की यात्रा आपको वास्तव में माँ प्रकृति की गोद में ले जाएगी।
महाप्रकृति और जीवंत नागालैंड। अगर आप नागालैंड की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि यह नागाओं की भूमि प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है। यहाँ की हरियाली, खूबसूरत वादियाँ, मनमोहन सूर्योदय और सूर्यास्त आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं और आप खूबसूरत यादें लेकर अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर आप प्रकृति में रुचि रखते हैं तो नागालैंड से अच्छी जगह और क्या होगी। नागालैंड का भूगोल एवं जलवायु। नागालैंड अधिकांश पहाड़ी इलाका है। यह पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। इस खूबसूरत राज्य में कुल 7 प्रशासनिक जिले हैं, जिसमें 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वह वहाँ पे रहते हैं। और इस हर भर राज्य के जलवायु के बारे में क्या कहा जाए। यह मनमोहक भूमि यह दावा करता है कि यहाँ का जलवायु, यानी कि जो पानी है, वह इतनी अच्छी है कि साल के किसी भी समय या मौसम में आप नागालैंड की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ का भोजन और लोग और वहाँ के लोगों में और उनके बीच की संस्कृति। तो नागालैंड में अधिकतर मछली और मांस खाया जाता है। यह विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग तरीके से पकाया और खाया जाता है। नागाओं के लोकप्रिय व्यंजनों में उबली सब्जियां व्यंजन, यानी कि खाने में नागालैंड की जो लोकप्रिय खाना है, व्यंजन है, वह क्या है। एक तो उबली हुई सब्जियां, मांस से बने व्यंजन, यानी कि मांस से बना खाना, और चावल इसमें शामिल है। बात यह है कि स्थानीय लोगों का आतिथ्य सत्कार नागालैंड की यात्रा में 4 चांद लगा देता है। इनकी संस्कृति एक अंतहीन चर्चा का विषय है। नृत्य और लयबद्ध गीत इनकी दैनिक गतिविधि का हिस्सा है। यह कहा जा सकता है कि नागाओं के लिए जीवन एक उत्सव से कम नहीं। नागालैंड में पर्यटक स्थल, तो वहाँ पे नागालैंड के कुछ आकर्षक और लोकप्रिय स्थानों में से हैं, जिसके नाम ये हैं कोहिमा, दीमापुर, मोन, दोखा, फेक, पेरेन वगैरह। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको किसका इंतजार है? तैयार हो जाइए अपनी अगली छुट्टियों में नागालैंड की यात्रा के लिए। फिर आता है उत्तर प्रदेश। इसमें धर्मपरायणता और तीर्थ स्थानों का पालना है। अवलोकन, डेस्टिनेशन, आकर्षण, होटल, फोटो और नक्शा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखने लायक, तो अगर घूमना आपका पेशा ही नहीं कि शौक है, तो उत्तर प्रदेश है वह पर्यटन के पास आपके लिए काफ़ी कुछ मनोरम है। और इसी वजह से मशहूर इस अद्भुत जगह को देखने देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। ताज की धरती, कथक नृत्य का उत्पत्ति स्थान, बनारस की पावन हिंदू धरती, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, वह जगह जहां बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल उत्तर दिशा में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश दक्षिण दिशा में पड़ता है और बिहार पूर्व में और हरियाणा पश्चिम में पड़ता है। मध्य प्रदेश है वह दक्षिण दिशा में है और बिहार है वह पूर्व में है और हरियाणा वह पश्चिम में। अब उत्तर प्रदेश के मशहूर तीर्थ स्थान देखें तो भारत में भक्ति पर्यटन के लिए अगर उत्तर प्रदेश को शुमार न किया जाए तो कुछ अधूरा रहेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन श्रद्धालुओं को इसीलिए भी अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि यहाँ काफ़ी मशहूर तीर्थ स्थल हैं। बनारस एक ऐसी जगह है जिसको हिंदुओं द्वारा मुक्ति या मोक्ष स्थल भी कहते हैं और यह देश विदेश में पर्यटकों के बीच मशहूर है। उत्तर प्रदेश एक बेहद पवित्र जगह है और वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण जगह भी है। भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि क्रमशः मथुरा और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। कृष्ण से जुड़े अन्य स्थल जैसे कि वृंदावन और गोवर्धन है, जहाँ लोग पूरे साल उत्सव और उल्लास के लिए आ सकते हैं। राम के बेटे लव और कुश का जन्म स्थान बिठूर भी यही है। महान संत जैसे कि कबीर, तुलसीदास, सूरदास भी इसी धरती पर हुए, जिनका धर्मपरायणता से ओतप्रोत गीतों के प्रति लगाव मशहूर है। इलाहाबाद सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है और यहीं पर 3 महत्वपूर्ण और पावन नदियां जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ये जो नदियां हैं, इस जगह पर मशहूर कुंभ मेला लगता है, जो देश में और विदेशों में भक्तों और यात्रियों को, तस्वीर प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। कौशाम्बी के अशोक स्तंभ है और यहाँ पर बुद्ध ने कई धर्मोपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में युद्ध ने कई साल गुजारे और उसी नगरी में उन्होंने नश्वर घूंगर गिराया। प्रभासगिरी हिंदू और जैन दोनों धर्म के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जगहों का पौराणिक कथाओं में काफ़ी उल्लेख है और यह रामायण और महाभारत जैसे भारत के महाकाव्य के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। अब उत्तर प्रदेश का वन्य जीवन कैसा है ये देखते हैं। तो रायबरेली का
समसपुर बर्ड सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कुछ ऐसी जगह है जो पशु प्रेमियों को बरबसी अपनी ओर खींचती है और यह उत्तर प्रदेश पर्यटन को संपूर्ण बनाता है। इसका ऐतिहासिक चित्रांकन किया है तो उत्तर प्रदेश अपने सुंदर और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्मारकों की बदौलत देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। आगरा के ताजमहल के अलावा झांसी, लखनऊ, मेरठ और अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, महोबा और एक छोटा खेती प्रधान गांव देवगढ़ उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इतिहास और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ बयां कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जगह है जैसे कि अलीगढ़, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से एक महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ है। बनारस, लखनऊ, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए मशहूर शहर है। फिर उत्तर प्रदेश की संस्कृति और खाना और वहाँ के पंथ कितने हैं। तो भारत के महत्वपूर्ण नृत्य कलाओं में से एक कथक की शुरुआत यहीं से हुई है। भारत के दूसरे क्षेत्रों की तरह उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति है और यहाँ गीत और नाच का प्रचलन ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश कई उल्लेखनीय हस्तशिल्प जैसे हाथों से छपाई, कालीन बनाना, धातु पर तामचीनी चढ़ाना, बॉक्रेट का काम, ब्रांस और एबोनी के काम से मशहूर है। काशी दाकारी का अनूठा नमूना लखनवी चिकन ने देश तो क्या विदेश में भी प्रशंसा पाई है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में भी हिंदू और मुगल संस्कृति का सम्मिश्रण है जो प्रदेश के कई स्मारकों और व्यंजनों में साफ झलकता है। अवधी खाना, कबाब, दम बिरयानी और कई मांसाहारी व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन हैं, यानी कि ये सब ऐसे व्यंजन का मतलब भोजन होता है, उसका दूसरा समानार्थी शब्द भोजन भी है। भोजन भी कह सकते हैं, व्यंजन भी कह सकते हैं। ये जो भोजन है वो पर्यटकों के मुंह में पानी ला सकते हैं। और स्वादिष्ट नमकीन जैसे कि चाट, समोसा, पकोड़ा आदि ने देश भर में लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं है जो एक उत्सुक यात्री को यहाँ की खोज करने से रोक सकता है। इसके पास आपको देने के लिए काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ है जो प्रतिबिंबित होना है। भारत के 10 मुख्य पर्यटन केंद्र हैं। तो पहला है कश्मीर। अपनी जीवन सुंदरता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर के दर्शनीय स्थलों में से श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिन झील, परी महल और पहलगाम है। अपनी मुख्य वादियाँ और पहाड़ों पर बसे गांवों के लिए यह पर्यटकों के बीच अलग ही स्थान रखता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है गोवा। तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो कि समुद्र तटों के बीच के लिए जाना जाता है। यहाँ काशी फूड जल में खेले जाने वाले खेल इसे एक आनंद के स्थान के रूप में पहचान देते हैं। यहाँ स्थित अलोना का किला, फिर गोवा म्यूजियम, चापोरो का किला, ये अन्य पर्यटन आकर्षण है। फिर कन्याकुमारी तीसरे नंबर पर है। कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी को कैप कॉमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंद महासागर और अरब महासागर है और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है। फिर चौथे नंबर पर आता है जयपुर और उदयपुर। ये राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित जयपुर और उदयपुर अपनी कलात्मक और वास्तु सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जयपुर में ही हवा मंडल भी है जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। फिर आता है केरल। तो भारत के सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित राज्यों में से केरल मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ फैली हरी भरी सुंदरता और नदियों में बोटिंग का अपना अलग ही आनंद है। फिर आता है जो स्थल आता है वो है दिल्ली। तो दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ ही देश की राजधानी भी है। यहाँ पर स्थित इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार को देखने के लिए पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। फिर दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है जो कि समुद्र तल से 2134 मीटर ऊपर स्थित है। यहाँ पर स्थित चाय के बागानों के लिए यह दुनिया भर में जाना जाता है।
फिर आता है मैसूर। मैसूर है वह कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी है जो अपने महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व प्रसिद्ध है। इस महल को अम्बाविला के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 2.7 लाख पर्यटक आते हैं। फिर आता है अजंता एलोरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और चट्टानों को काट कर बनाई गई है मूर्तियाँ बौद्ध धार्मिक कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आश्चर्यचकित कर देते हैं। फिर आता है बेंगलुरु। भारत अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यह गांव ऐसा राज्य है, इसकी समुद्र तट दर्शनीय है। केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्याकुमारी आध्यात्मिक आकर्षण है। फिर आता है पुरी, कोणार्क जो उड़ीसा। फिर द्वारका सोमनाथ और गीर ये गुजरात में है। ऊटी, कोडाइकनेल, मैसूर, बेंगलुरु ये दक्षिण भारत में है। ये आदि अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। राजस्थान भारत की ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण राज्य है। तो ताजमहल आगरा में है। पूरे भारत में फैली विविध सौंदर्य और आकर्षण बस की दुनिया भर ये पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।